गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो है लास्टली मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर के बारे में पढ़ा था और उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो ऑर्डर के बारे में कुछ बात करते हैं कि अगर हमारा कोई जो लेट अस सपोज कि रिएक्टेंट एच से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसका रेट क्या हो जाएगा? उस केस में रेट हो जाएगा उसका माइनस डी ए कंसनट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? के कंसनट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे पावर ए की कितनी है? 1 है, तो ऑर्डर भी इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको कि 2A से हमारा कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो उसका रेट अगेन क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा उसका माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, दैट इज़ इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। अब यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 2 है, n का मतलब ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर को डिनोट करते हैं इस टर्म को, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये हमारी सेकेंड ऑर्डर है। और इसी सेकेंड ऑर्डर टर्म को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? अभी हमने 2A लिखा था, तो हम A प्लस में B, अगर दो मोलिकुलर यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऑर्डर कितना होएगा? 1 होएगा। कैसे निकालेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी दैट इज़ इक्वल टू माइनस के कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे कंसनट्रेशन ए की पावर भी 1 है और बी की पावर भी 1 है, तो 1 प्लस में 1 2। जब क्या होता है, अब इस बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अब बेस सेम तो नहीं है, ए और बी है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन इक्वल हो, तो हमारा जो है ऑर्डर कितना होगा? ये 2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम 3 के बारे में भी लिख सकते हैं। 3 अगर हमारा 3 है वैल्यू, तो हम उस केस में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ओके, हाँ जी। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम, थर्ड ऑर्डर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 3A से प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2A प्लस बी है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स हमारे, उससे प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। A प्लस बी प्लस सी से भी लिख सकते हैं, और A प्लस बी प्लस सी प्लस डी से भी हम लोग जो है थर्ड ऑर्डर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? हम रेट बताएंगे उस केस में, माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी दैट इज़ इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने डी को स्किप कर दिया, और यहाँ पे डी को स्किप कैसे किया? हमने अभी तक क्या देखा कि रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पावर पे डिपेंड कर रहा है, ए बी सी। यहाँ पे डी को हमने नहीं लिया है, तो रेट क्या हो जाएगा? बेसिकली हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो मोलिकुलैरिटी है वो ऑर्डर के इक्वल हो, ठीक है। अगर हमारी पावर जो है सेम है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बारी हमारी पावर जो है वो सेम रहेगी। अगर रिएक्शन सिंपल है तो वो सेम होगी, अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो सेम नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि A प्लस बी से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो रेट इसका क्या हो जाएगा? कि कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। और यहाँ पे B को हम क्या ले लेते हैं? कांस्टेंट ले लेते हैं, और जब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करवाएंगे तो R हमारा क्या हो जाएगा? K कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो 2 है, लेकिन मोलिकुलैरिटी इस केस में ऑर्डर भी 2 है और मोलिकुलैरिटी भी 2 है। लेकिन जब हमने बी को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, तो उस केस में मोलिकुलैरिटी तो 2 है, लेकिन ऑर्डर कितना है? 1 है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जो
ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, लेकिन कुछ कंडीशंस के कारण वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। अब कंडीशन कैसे क्या ली हमने यहाँ पे बी को कांस्टेंट कर दिया, लेकिन ये कांस्टेंट हुआ कैसे? ठीक है, स्यूडो ऑर्डर क्या है? जहाँ पे मोलिकुलरिटी और ऑर्डर मैच नहीं करता है। ठीक है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब हमने क्या किया, बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया, लेकिन कांस्टेंट हुआ कैसे? देखो, अगर हम बी की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है बी की कंसंट्रेशन, ठीक है, तो हम उसको कांस्टेंट ले लेते हैं, और जब कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करवाएंगे तो हमारा रेट क्या हो जाएगा? के ए की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि क्यों कैसे हुआ ये। लेट अस सपोज़ कि मेरे पास 10 रुपये हैं और आपके पास 10,000 रुपये हैं। तो हम दोनों जो है कहाँ पे जा रहे हैं? मार्केट के अंदर जा रहे हैं और हमने पेन लेना है। तो पेन का जो अमाउंट है वो है 5 रुपीज़। तो आप जब मैंने जो है पेन ख़रीदा तो मुझे 5 रुपीज़ का मिला वो, मतलब कि मेरे पास 10 रुपये थे, उसमें से मैंने 5 रुपये खर्च कर दिए हैं, मेरे पास आधी अमाउंट बची है, सिर्फ 5 रुपये। लेकिन आपने अगर 10,000 में से 5 रुपये खर्च कर दिए हैं तो आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन क्या थी? बहुत ज़्यादा थी, और उसमें से हम थोड़ा अमाउंट जो है यूज़ हो भी जाता तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ही, इस कांस्टेंट रखते। लेकिन जो थोड़ी अमाउंट अगर यूज़ होती है, तो मैंने अगर 10 रुपये यूज़ किया तो इसका मतलब मैंने 5 रुपये बिल्कुल आधे पैसे ख़त्म कर दिए मेरी तरफ से। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इसको। और उसके बाद कुछ यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं हम इसकी। ओके, तो यूनिट क्या होती है कांस्टेंट की? कांस्टेंट क्या होता है? सबसे पहले ऐसे डिफ़ाइन करते हैं हम कि रेट इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसको इस तरफ लेके आते हैं जब हम। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने के की वैल्यू निकाली पहले। तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? के रेट इज़ इक्वल टू के इंटू में कंसंट्रेशन। ये भी कंसंट्रेशन है और ये भी कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की पावर x और कंसंट्रेशन की पावर y, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? कंसंट्रेशन की पावर x प्लस में y। और x प्लस में y क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर को हमने n से डिनोट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो k की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ रेट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को हम किस में मेज़र कर सकते हैं? हम कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं मोल पर लीटर के अंदर, मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, और अगर इसको हम जब सॉल्व करते हैं और नीचे हमारी क्या है? कंसंट्रेशन की पावर n है। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर हम लिखते हैं, सपोज़ करो हमें 0 ऑर्डर के लिए करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकंड इनटू में डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। n की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो मोल पर लीटर की वैल्यू, मोल की भी जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम इसकी वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए रखते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेम वही वैल्यू हो जाएगी कि जब हमने मोल पर लीटर पर सेकंड इनटू में यहाँ पे n की जगह 1 पुट किया, तो 1 पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया। जब मोल की भी पावर 1 है यहाँ पे और लीटर की भी पावर -1 इंटू में 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए जब हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा कि मोल पर लीटर की -1 पर सेकंड। ठीक है, और जब उसको -1 को हम सॉल्व करते हैं, इस -2 को सॉल्व करेंगे तो मोल की स्क्वायर l की पावर क्या हो जाएगी? -2। और इससे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मोल पर मोल लीटर पर सेकंड। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हम इसको फ्रैक्शन के अंदर भी निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज k की वैल्यू 3/2 है, तो इस केस में क्या हो जाएगी? m1 - 3/2 पर सेकंड।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी m-1/2 पर सेकेंड, ठीक है। और -1 की पावर जब हमने रखी m की वैल्यू यहाँ पे, तो मोल कैपिटल M की वैल्यू क्या है, मोल पर लीटर की पावर -1/2 जब इस और पर सेकेंड, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर 1/2 और सेकेंड की पावर -1, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनिट को भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।